18वीं सदी का जो काल है ये तो बेसिकली मॉडर्न का टॉपिक है, लेकिन अब मीडियल में भी दे दिया है तो यहां भी हम डील कर लेंगे कि जैसे इसमें मुख्य डिबेट है ब्रिटिश साम्राज्यवादी लेखक और भारतीय लेखकों के बीच। जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी लेखक हैं वो ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, जैसे सर जादूनाथ सरकार, उन्होंने इसे अंधकार का युग कहा, डार्क एज। और डार्क एज कहने का उनका कारण यह है, दो आधार पर कहा अंधकार का युग। पहला कि मुगल साम्राज्य के पश्चात हिंदुस्तान में राजनीतिक विघटन हुआ, और राजनीतिक विघटन हुआ और भारत जो हिंदुस्तान है वो छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। तो जब हिंदुस्तान छोटे छोटे राज्यों में बंट गया तो एक राजनीतिक अराजकता की स्थिति आई। वही समय है कि मराठे ब्रिगेड्स भारत में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए और लूटपाट मचाने लगे। तो ये राजनीतिक अराजकता की स्थिति कायम हो गई, तो उसको उन्होंने राजनीतिक पतन का काल और राजनीतिक अराजकता का काल करार दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि यही समय है कि मुगल साम्राज्य मतलब चंद तरह की समस्याओं से गुजर रहा था और हिंदुस्तान अर्थव्यवस्था में भी पतन आ गया था, अर्थव्यवस्था भी पतनोन्मुख थी, और जो पहले काल की समृद्धि थी वो पहले काल की समृद्धि चली गई थी। तो उन्होंने दो कारणों पर, और फिर उन्होंने कहा कि वही समय है कि जो कि मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ तो कला और संस्कृति की भी अवनति होती चली गई हिंदुस्तान। तो मोटे तौर पर उन्होंने इसको काल को पतन का काल करार दिया था। अब जगन्नाथ सरकार तो बहुत ज्यादा कह डालते हैं, तो अंधकार का युग कह डालते हैं, लेकिन और वो तो कुछ ज्यादा कह डालते हैं, लेकिन जो अलीगढ़ स्कॉलर्स हैं, जैसे आप देखोगे मुजफ्फर, जैसे इख्तियार आलम खान हैं, प्रोफेसर नूरुल हसन हैं, इवन इरफान हबीब हैं, तो ये इन सबों ने, सतीश चंद्र भी थे, इन सबों ने अंधकार का युग तो नहीं कहा, लेकिन संकट का काल तो मान ही लिया, जागीरदारी संकट, कृषि संकट जैसी बातें की। तो कुल मिलाकर जो एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस है, अब जगन्नाथ सरकार तो इसको अंधकार का युग ही करार दे देते हैं। तो बाद में क्या हुआ, जो न्यू लाइट ऑफ हिस्टोग्राफी आई, जो मैं मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक दृष्टांत तो वहीं से निकल कर आएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ये सूचना मिल जाएगी कि चूंकि सेकेंड हाफ को सर जगन्नाथ सरकार ने प्रगति का काल कहा है। जैसे उन्होंने बैटल ऑफ पलासी का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि पलासी के युद्ध के साथ मध्ययुग की समाप्ति और आधुनिक युग का आरंभ हुआ। तो कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि जानबूझ के 18वीं सदी के पूर्वार्ध को डार्क एज करार देने का फायदा यह हुआ कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध को प्रकाश का युग सिद्ध करना आसान हो गया, और यह दिखाना आसान हो गया कि ब्रिटिश शासन के समय हिंदुस्तान में प्रगति हुई। तो अब यह धारणा खंडित हो गई है। अब ऐसा मानते हैं कि देखिए ऐसी बात नहीं है, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य का विघटन तो हुआ, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर कुछ उत्तराधिकारी राज्य कायम हुए, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छी सरकारें स्थापित की। जैसे बंगाल में मुर्शिद कुली खान, अवध में शादत खान, हैदराबाद में निजामुल मुल्क, और उधर मैसूर डायरेक्ट उत्तराधिकारी राज्य तो नहीं था, लेकिन मुगल मॉडल से प्रभावित था, और वहां हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे शासकों ने भी योग्य शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। तो इसलिए इसको हम राजनीतिक विघटन का काल नहीं कह सकते, और इसको राजनीतिक पतन का काल मानना उचित नहीं है। जैसे आप अच्छा, नंबर 1, नंबर 2 कि माना गया कि आप इसको आर्थिक पतन का काल कैसे कह सकते हो। यह आर्थिक पतन का काल हरगिज नहीं है। यह आर्थिक पतन का काल इसलिए नहीं है कि इनका यह तर्क है कि इसे हम आर्थिक अवनति का काल कैसे मान सकते हैं। आर्थिक अवनति का काल मानने की कोई वजह है नहीं, क्योंकि यही समय है कि इतनी बड़ी मात्रा में यूरोप से चांदी का आगमन हो रहा है, नकदी फसलों का प्रचलन हो रहा है। तो कुछ उसी तरह की बात है कि मैं एक दृष्टांत में आपको समझाता हूं कि दो व्यक्ति 2 वर्ष पहले किसी गांव का अवलोकन करने गए। तो एक व्यक्ति की निगाह मुखिया के मकान पर थी और दूसरे व्यक्ति की निगाह शेष गांव वासियों के मकान पर थी। समझ रहे हो। तो जिसकी निगाह मुखिया के मकान पर थी उसने देखा कि मुखिया के मकान चमक रहे हैं, अट्टालिका जैसी बड़ी इमारत है जो चमक रही, और जो शेष गांव के लोग हैं वो छोटे छोटे झोपड़ी में या फिर मिट्टी के मकानों में रह रहे हैं। तो जो पहला है वो कहता है कि गांव में समृद्धि है, और दूसरा बोलता है कि गांव सामान्य स्थिति में है जैसा प्रत्येक गांव होता है। अब वहां से जब दोनों लौट के आए, फिर 20 वर्षों के बाद इन्हीं दोनों पर्यवेक्षकों को फिर भेजा गया कि जरा गांव का मुआयना करके आइए। तो जब दोनों पर्यवेक्षक गए तो एक पर्यवेक्षक जिसकी निगाह मुखिया के मकान पर थी उसने देखा कि मुखिया के मकान की चमक जा चुकी है और उसका एक कॉर्नर ढहने लगा है, और दूसरी तरफ जो गांव के जो मकान थे जो मिट्टी और झोपड़े के थे वो अब ईंटों के मकान में तब्दील हो गए।
अधिकतर मकान ईंटों में बन चुके। तो पहला वाला आकर बोलता है उस गांव का पतन हो गया, और दूसरा वाला बोलता है उस गांव में समृद्धि आ गई। तब दोनों में कौन गलत है? यही है इतिहास लेखन, कि जी तुम्हारा मूल्यांकन का आधार जो होगा उसी आधार पर मूल्यांकन होगा। तो जगन्नाथ सरकार की निगाह मुखिया के मकान पर है, और बाकी जो हिस्टोरियन है कैरन लियोनार्ड और मुजफ्फर आलम, चेतन सिंह और संजय सुब्रमण्यम, उसका गांव के लोगों के मकान पर है। तो ये कहते हैं इस काल में तो समृद्धि आई उल्टा, बल्कि अगर गांव में अगर विपन्नता आई तो तब आई जब ब्रिटिश यहां से धन की निकासी करना शुरू कर दिया, पलासी के बैटल के बाद जब लूटना शुरू कर दिया। ब्रिटिश जब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को लूटना नहीं शुरू किया था तब तक तो भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्धि की ओर जा रही थी। और रह गई कला और संस्कृति की बात, तो इसके एवज में कहा गया कि इस काल में कला का पतन नहीं हुआ, मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ, लेकिन जो मुगल कला वो क्षेत्रीय स्तर पर जाकर शोभा बढ़ाने लगी, राजपूत दरबार में चली गई, अवध के दरबार में चली गई, बंगाल के दरबार में चली गई। तो आप देखेंगे कि वहां जाकर क्षेत्रीय स्तर पर अब संगीत की नई नई शैलियां का विकास हुआ। पहले मुगल दरबार में ध्रुपद गायकी प्रमुख थी, और ध्रुपद गायकी के बाद ख्याल गायकी आई। अब उसमें आप देखोगे कि अब शुरू हो गई गजल गायकी, ठुमरी गायकी, ये सब अब नई नई संगीत की शैलियां क्षेत्रीय स्तर पर संरक्षण पाने लगी। और वही समय कि क्षेत्रीय स्थापत्य का विकास हुआ, चित्रकला क्षेत्रीय स्तर पर जाकर फैल गई। तो इसको हम पतन का काल नहीं करके नई संभावनाओं का काल कहें। सतीश चंद्र ने कहा है। यह दूसरी बात है कि उल्टा ने ब्रिटिश ने आकर उस प्रक्रिया को और भी अवरुद्ध कर दिया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुम लोग? इस मैटर को ले लेना, और बाकी जब मॉडर्न हिस्ट्री करोगे तो उसमें डिटेल्स में तो ये सब चीज हो ही जाएगी। अब बच्चे थोड़ा सा कल्चर की तरफ हम लोग चलेंगे। पांच मिनट का ब्रेक ले लेता हूं।